हेलो नमस्कार स्टूडेंट। आज अपन जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री के अंदर पार्ट 2 को लेकर आए हैं, जिसके अंदर कल के वीडियो के अंदर अपन यहाँ पर प्रीवियस जो अपने वीडियो देखा था उस वीडियो के अंदर अपने केमिस्ट्री के बेसिक को हमने समझा था। मतलब आपकी जो आवर्त सारणी है उसका हिस्ट्री क्या थी, वो कहाँ से ओरिजिन हुए उसके बारे में हमने जाना। तो उसका बारे में जानते जानते अपन पहुँचे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आज के केमिस्ट्री का एक आधारभूत ढांचा है। इसको समझना और इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद करना भी सिखाऊंगा, वो इसी के अंदर, ठीक है ना। तो सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में अगर बात की जाए तो इसको आविष्कार करने वाले या इसको प्रोपाउंड करने वाले वो कौन थे? हेनरी मॉज। उसको याद रखने की मज़ेदार ट्रिक है, हेनरी भैया ने क्या कर दी? मौज कर दी। कब कर दी? 1913 के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका मेंडलीव के आवर्त सारणी की कमियों को दूर करने के लिए आधुनिक आवर्त नियम का आविष्कार हुआ। सबसे पहले बात ये आती है कि सर ये आधुनिक आवर्त सारणी बनाई क्यों गई है। तो देखो, जब भी कुछ नया सिस्टम कब लागू होता है? जब पहले वाले सिस्टम में कुछ क्या हो, खामियां हो, कुछ कमियां हो। उस कमी को दूर करने के लिए इस जो पहले वाली जो पीरियोडिक टेबल थी उस पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ अपडेट किया गया, कुछ जो कमियां थी उसको दूर करके उसका नाम कर दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। इसके अनुसार देखो, उस टेबल के अंदर जो मेंडलीव थी उसने क्या किया था? अपनी आवर्त सारणी के अंदर सभी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अकॉर्डिंग जमाया था। बढ़ते हुए परमाणु भार के अकॉर्डिंग। जबकि अगर इसकी बात की जाए हेनरी मॉले की, तो इसने अपनी आवर्त सारणी के अंदर सभी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग जमाया है। अब परमाणु क्रमांक क्या होता है? जिस तत्व के अंदर जितने प्रोटॉन की संख्या होगी वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। क्या बोला मैंने? जिस तत्व के अंदर जितने प्रोटॉन के नंबर होते हैं वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। जैसे अगर मैं बात दूँ कार्बन के अंदर अगर प्रोटॉन की संख्या अगर 6 है तो उसका परमाणु क्रमांक इट मीन्स एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 6 होगा। इसलिए इसके अनुसार कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक किस पर जो देना है? उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। जबकि वहाँ पर लाइन क्या आती है कि भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। बस एक वर्ड का चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अंदर समूह जिसको अपन वर्ग भी बोलते हैं, खड़ी लाइनें वाली जो कितने होते? 18। उसमें कितने थे? 9। आवर्त कितने? 7। उसमें कितने थे? 7। मतलब सिर्फ इसमें अगर जो चेंज हुआ है वो बड़ा, तो क्या चेंज हुआ है? वर्ग 18 हो गए। वहाँ पर 9 थे, यहाँ पर 18 हो गए। बाकी चेंज कुछ नहीं हुआ है। अब इसमें मज़ेदार बात क्या है? मज़ेदार बात है 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये एक बहुत ही ट्रिक है। इसको यूज कैसे करना है, ये यूज कहाँ पर आएगी, वो मैं आपको आवर्त सारणी कर बताऊँगा। फिलहाल इसके लिए आप ये कह सकते हो कि इस आवर्त सारणी के अंदर जितने भी तत्व है उनके भौतिक व रासायनिक गुण हैं वो इस तत्व के अनुसार ही बार बार दोहराए गए। मैंने क्या बोला कि इस आवर्त सारणी के अंदर जितने भी तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण हैं वो इस आवर्त सारणी के अनुसार ही बार बार दोहराए गए, रिपीट किए गए हैं। इसलिए इसको एक मजेदार बात या मजेदार ट्रिक भी कहेंगे। इस ट्रिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके हम किसी भी एटॉमिक का या किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर हम ज्ञात कर सकते हैं चुटकियों के अंदर। कैसे करेंगे वो अपन आगे पढ़ेंगे। अब तक कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? 118, जिसके अंदर कुछ मेटल है, कुछ नॉन मेटल है और कुछ मेटलॉइड्स है। क्लियर? अब अगर बात की जाए अपने आवर्त कितने थे? 7 आवर्त है, ठीक है ना। सबसे जो फर्स्ट आवर्त है उस फर्स्ट आवर्त के अंदर तत्व कितने? ओनली फॉर 2 ही है। एक तरफ हाइड्रोजन और सब उस तरफ कॉर्नर के अंदर क्या है? हीलियम, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपके तत्व 2 ही है, जो कहाँ से होता है? हाइड्रोजन से लगा करके हीलियम तक। सेकंड है आपका सेकंड आवर्त और तीसरा आवर्त। इसके अंदर आपके इसके अंदर भी सेकंड कितने हैं? 8 और तीसरे के अंदर कितने? 8, 8। तो सेकंड के अंदर कौन कौन से? सेकंड का जो आपको लाइन शुरू होती है वो शुरू होती है लिथियम से और ख़त्म होगी आपके नियॉन तक। ये आपके सेकंड आवर्त की बात है। तीसरे आवर्त की बात कीजिए तो तीसरे आवर्त के अंदर आपका लाइन शुरू होती है सोडियम तक, ठीक है। सोडियम तक आपका लास्ट जो होता है वो आपका होगा आर्गन तक। क्या होगा? लास्ट आपका आर्गन तक। अब चौथे और पांचवें की बात कीजिए, इन दोनों आवर्त के अंदर आपके 18 तत्व है। तो चौथे आवर्त के अंदर जो तत्व है वो आपका होगा पोटेशियम से लगा करके क्रिप्टॉन तक, चौथे आवर्त के अंदर। और पांचवें आवर्त की बात की जाए तो इसके अंदर होगा आपके रूबियम से लगा करके जिनोन तक। क्या है? जिनोन तक।
अब अगर छठे आवर्त की बात कीजिए जिसके अंदर टोटल तत्व कितने हैं 32 है, इसके अंदर आपके शुरू होगा सीजियम से लगा करके रेडियम तक, सीजियम से रेडियम तक। और आपको जो 7वां आवर्त है जिसमें तत्व आपके 19 है वो आपका शुरू होता है, इसमें आपका फ्रांसियम और लास्ट वाला जो इस तत्व का 19 है वो है ड्यूबेशियम। कौन सा है? ड्यूबेशियम। इस प्रकार से आपको इस आवर्त सारणी का बेसिक ज्ञान लेना है। और सबसे मज़ेदार बात यहाँ पर ये भी है कि आपके जो सातों की सातों आवर्त है इसका जो लास्ट वाला तत्व है मतलब 18वें वर्ग का तत्व वो कैसा होगा? अक्रिय तत्व होगा, जिसको नोबल गैस, जिसको उत्कर्ष तत्व, जिसको अक्रिय तत्व कहते हैं। वो तत्व किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कभी भी भाग नहीं लेता है। कौन कौन से? जैसे अगर बात की जाए तो ये वाले, एक तो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है, रेडन है। ये सभी तत्व आपके क्या है? अक्रिय तत्व की श्रेणी में आते हैं। मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ कौन कौन से आपके। एक तो आपका हीलियम है, हीलियम के बाद आपका आता है नियोन, नियोन के बाद आपका आर्गन, आर्गन के बाद आपका क्रिप्टॉन, फिर आपका आता है रेडन, फिर आपका आता है जिनोन। इन सब को क्या कहते हैं? इन सब को अपन अक्रिय तत्व, उत्कृष्ट तत्व, नोबल गैस कहा जाता है। ठीक है ना? और इसके बारे में बात किया है कि तत्व अक्रिय मतलब क्रिया नहीं करेंगे, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ये कभी भी भाग नहीं लेते हैं। देखो सीधी सी बात है, अगर भाग लेने की बात की जाए, देखो अगर मार्केट के अंदर बात की जाए कि गलियों के अंदर या बाहर ऐसे कौन भटकता है? बार बार धंधा करने के लिए कौन जाता है? जिसके पास पैसे नहीं हो तो वो बार बार कमाने के लिए इधर उधर जाएगा, सीधी सी बात है। और जिसके पास पैसे स्टार्ट से ही पैसे होते हैं तो वो आराम से घर बैठ कर खाता है। तो इन भाई साहब की बात की जाए तो इनके अपने परमाणु कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कौन सी नियम के अनुसार? अष्टक नियम के अनुसार। अष्टक नियम दिया किसने था? न्यूलैंड ने। न्यूलैंड के अनुसार हर परमाणु के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने अनिवार्य है, अर्थात उसका अष्टक पूर्ण होना चाहिए। जिस तत्व का अष्टक पूर्ण है वह तत्व अक्रिय गैस, नोबल गैस, उत्कर्ष गैस की श्रेणी में आ जाता है और वह तत्व किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। ओके, तो ये तत्व सभी यह आते हैं। ठीक है ना? अब अपन आगे चलते हैं इसके बारे में। अब अपन जो बात करेंगे वो देखेंगे कि हर आवर्त के अनुसार, हर कॉलम, हर पीरियड के अनुसार उसका स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास जो फिक्स होता है वो कितना होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन संख्या होती है और वो का जो पीरियड है वो आवर्त शुरू कहाँ से होता है और कहाँ तक खत्म होता है। तो अपन अगर पहले आवर्त की बात की जाए, कौन सा आवर्त? पहला आवर्त। तो पहले आवर्त का जो स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो होता है 1s2। 1s2 का मतलब क्या होता है? ये आपका पहला कोष है। एस जो है वो उसका क्या है? कोष के अंदर आप उपकोष कौन सा है? एस। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए? 2। फिलहाल अगर आपको समझ नहीं आ रहा है चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा कि ये 1 कैसा आया, एस कैसा आया, ये 2 कैसा आया। ठीक है ना? अभी एक बार आप याद रखना है कि पहले आवर्त का जो स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो कितना होता है? 1s2। कितना होता है? 1s2। और इसमें इलेक्ट्रॉन कम से कम कितने आएंगे? आपके 2 आएंगे। कितने आएंगे? 2 आते हैं। ठीक है, ये जो पहला आवर्त है मैंने आपको स्टार्ट में बोला था अभी भी कि पहला आवर्त में टोटल तत्व कितने हैं? 2 ही है। एक आपका हाइड्रोजन और दूसरा आपका हीलियम। ये आपका हाइड्रोजन है नंबर 1 और ये एंड होता है हीलियम नंबर 2 तक। क्लियर ना? अब देखो आगे नेक्स्ट, अगर दूसरे आवर्त की बात की जाए, दूसरा आवर्त, तो दूसरा आवर्त का जो स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो कितना होता है? दूसरा है तो इसलिए इसका 2s2 2p6 आएगा। दूसरा आता है इसलिए दूसरा कोष। तीसरा आता आएगा तीसरा कोष। चौथा आता आएगा चौथा कोष। समझ आ गया ना? तो देखिए अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आती है आप खुद ही देख लो। 6 तो ये, 2 ये, कितने आगे? 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 8। और ये शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होगा आपके लिथियम से जिसका एटॉमिक नंबर 3 है और ख़त्म होता है आपके नियोन तक 10। ठीक है,
इसी प्रकार अगर तीसरे आवर्त की बात की जाए तो तीसरे आवर्त का जो स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो कितना होता है 3s2 और 3p6। 3s2 और 3p6 कितने हो गए 6 और 2 8। इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके 8 होंगे। कितने होंगे आपके 8। ये तत्व या ये जो आवर्त है वो शुरू कहाँ से होता है, वो शुरू होता है आपके सोडियम से और ख़त्म कहाँ पर होता है आर्गन तक। क्लियर ना। नेक्स्ट अगर हम चौथे आवर्त की बात की जाए, देखो बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ रहे, धीरे पढ़ रहे, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे। आपको एक एक आवर्त सारणी की जो बेसिक है उसको कैसे याद करना है, उसके अंदर क्या क्या रहस्य छिपा हुआ वो आपको देखना है ना। इससे आपका क्या है, ये देखो ये पूरा का पूरा हम एक जगह पढ़ेंगे वापस आवर्त सारणी के अंदर कि इसको किस प्रकार से वहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है ना। तो देखो चौथा आवर्त है तो उसके अंदर शुरू कहाँ से होगा आपका 4s2 शुरू होगा। 4s2 के बाद में कौन सा आएगा 4s के बाद में आप सोचोगे जब 4p आएगा है ना, तो 4p नहीं आएगा, वो आएगा 3d10 आएगा, फिर 4p आएगा कैसे आया समझाऊंगा। लेकिन फिर आपको देखना है कि हर आवर्त का जो स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास है, स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास का मतलब होता है ये कभी चेंज नहीं होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। चौथे आवर्त के अंदर 4p के अंदर इलेक्ट्रॉन जो 1 से लगा 6 तक रहते हैं और d के अंदर आपके 1 से लगा 10 तक भरे जाएंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए देखो 10 और 6 16 17 18। तो चौथे आवर्त के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे 18 आएंगे। कितना आएंगे 18 आएंगे, ठीक है ना। अब इस तत्व की या इस आवर्त का जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, वो आपके होगी पोटेशियम से जिसका परमाणु क्रमांक आपका 19 है और ख़त्म होगा आपके क्रिप्टॉन पर क्या जिसका आपका नंबर होता है 36, ठीक है। अब अगर पाँचवें आवर्त की बात की जाए तो पाँचवें आवर्त का शुरू कहाँ से होगा 5s2 से होगा। 5s2 के बाद 4p आ गया, 4p के बाद में क्या आ गया 4d10 आ गया, 4d10 के बाद में क्या आएगा 5p6। तो यहाँ पर देखो कितने हो गए 10 और 6 16 17 18। यहाँ पर भी आपके पाँचवें के अंदर भी आपके तत्व कितने हैं 18। कहाँ है 18। इसके अंदर आपका शुरू होगा आपका रूबिशियम से। कहाँ शुरू होगा रूबिशियम से और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है आपका 37 और कहाँ तक जाएगा ये क्रिप्टॉन और जिनॉन तक जाएगा। जिनॉन होता है आपका 54। उसी प्रकार जो छठा आवर्त है तो छठे आवर्त का शुरुआत कहाँ से होगी आपका 6s2 फिर 4d आ गया। 4d के बाद में क्या आता है 4f आता है। तो 4f में कहाँ तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 6 तक। उसके बाद में वापस कौन से आएगा p आ गया, p के बाद में क्या आएगा 5d10 आ गया, फिर 6s है, 6s के बाद में 6p आएगा, 6p6। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 14 और 6 20, 20 और 30, 30 और 2 32। इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे 32। कितना आएंगे 32। शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत इसके होगी सीजियम से। सीजियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 55, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका जो लास्ट होता है वो कौन सा होगा रेडॉन। कौन सा होगा रेडॉन। अब अपन देख लेते हैं एक बार कि इसका हमको परमाणु क्रमांक याद नहीं, इसका हमको परमाणु क्रमांक याद नहीं है, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर एक दिख रहा है ये वाला, देखो दिख रहा है ये 2 8 8 18 18 32। मैंने उसको क्या नाम दिया था, मैंने इसको दिया था मैजिक ट्रिक। मैंने इसको नाम दिया था मैजिक ट्रिक। देखो वापस मैंने जो अभी इसको मेंशन किया था वो वापस यहाँ पर आया ही नहीं आया। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर तो ये लिख लिया, अब इसका हमको परमाणु क्रमांक लास्ट वाले का हमको पता नहीं है और हमको इस मैजिक ट्रिक के द्वारा हम किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो स्टार्ट से बात करते हैं। देखो 2 है यहाँ पर, तो जब अगर यहाँ पर एटॉमिक नंबर 2 है तो आपको 2 को मेंशन नहीं करना है। तो 2 के बाद में आपको क्या करना है 8। देखो पहला क्या 8 है ना, 2 है तो 2 को छोड़ दो, फिर इसके बाद कौन 8, तो 2 के अंदर 8 ऐड कर दिया, कितना आया 10। इसकी बात चलेगी, फिर वापस कौन 8, 10 के अंदर 8 ऐड करो, कितना आया 18, है ना।
फिर 18 फिर इसकी बारी है, 18 के अंदर 18 ऐड करो 36, ठीक है ना। फिर इसकी बारी है 36 के अंदर 18 ऐड करो, कितना है 54, ठीक है ना। 54 के अंदर आप कितने ऐड करने, 32 ऐड करने, कितने हो गए 4 और 6, ये 6 और 5 6 7 8 86, कितने हो गए 86। तो इस प्रकार से आप किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पर भी आप देख लोगे, देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 है इसलिए हमको 2 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर ऑलरेडी 2 था, तो जिसके अंदर 2 है या 2 के ऊपर वाला अगर एटॉमिक नंबर है तो ऊपर वाले को छोड़ दो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 2 है, तो 1 में 2 जोड़ा 3 आ गए, 3 में 8 जोड़ा 11 आ गया, 11 में 8 जोड़ा 19 आ गया, 19 में 18 जोड़ा 32 37 आ गया, 37 में 18 जोड़ा 55 आ गया, और 55 में आगे 32 जोड़ेंगे तो आप कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 87। और 87 में कौन सा होता है, फ्रांसियम, कौन सा होता है फ्रांसियम। तो देखो 86 के बाद वापस शुरुआत आपकी यहाँ से होगी 7वें आवर्त से, कौन सा आवर्त है, ये आपका है 7वां आवर्त। तो 7वां आवर्त का पहला तत्व कौन सा है, फ्रांसियम 87, और लास्ट कौन सा होगा आपका ड्यूबिशियम, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ड्यूबिशियम इसके बाद से और आगे जोड़ दो, नहीं, इसके अंदर आगे और जोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये लास्ट 18 वर्ग का तत्व नहीं आता। तो इस प्रकार से ये आपका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है। अब हम बात करेंगे कि आवर्त सारणी को किस प्रकार 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, वो ब्लॉक कौन कौन से, इसके अंदर कौन कौन से आपके इलेक्ट्रॉन आते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए आवर्त सारणी को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, अर्थात 4 ब्लॉक में। तो देखिए आवर्त सारणी को ब्लॉक में बांटा गया है। कितने ब्लॉक में, 4 ब्लॉक में। वो ब्लॉक कौन कौन से, एक तो है आपका एस ब्लॉक, एक है आपका पी ब्लॉक, एक है आपका डी ब्लॉक और एक है आपका एफ ब्लॉक, ठीक है ना। 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एक आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और हर एक ब्लॉक की बात की जाए तो हर ब्लॉक में कितने कितने वर्ग आते हैं, ठीक ना। अगर एस ब्लॉक की बात की जाए तो एस ब्लॉक में वर्ग 1 और 2 वर्ग। पहला वर्ग स्टार से आपका जो पहला वर्ग होगा, मैंने आपको बोला देखो आवर्त सारणी में कितने वर्ग टोटल, ऐसी लाइनें कितनी है 18 है, ऐसी खड़ी लाइनें कितनी है 18 है, और ऐसी आड़ी लाइनें जिसको अपन आवर्त वो कितने 7 है। तो ऐसे 18 जो लाइन है उसमें से स्टार्ट की एक लाइन और 2 लाइन वो कौन से वर्ग में आएगी, आपकी एस ब्लॉक में आएगी। कौन से वर्ग में आएगी, आपकी एस ब्लॉक में आएगी। क्लियर। अगर हम पी ब्लॉक की बात की जाए, कौन से ब्लॉक की बात की जाए, पी ब्लॉक की बात की जाए, तो पी ब्लॉक में आपके वर्ग जो होंगे, अब आप सोचे होंगे कि सर वर्ग 2 के बाद 3 से शुरू होगा, नहीं। अब आप इसके अंदर वर्ग आपके 13 से लेकर 18 तक, मतलब इसमें टोटल कितने वर्ग है, 2 वर्ग है, क्लियर ना। इसमें 13 से लेकर 18 तक, 13 से 18 कितने वर्ग हो गए आपके, 6 वर्ग हो, कितने हो गए टोटल 6 बॉक्स, खड़े बॉक्स आएंगे इसके अंदर पी ब्लॉक के अंदर, इसको पी ब्लॉक आ गया, ठीक है ना। अब अगर डी ब्लॉक की बात की जाए, डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक के अंदर बीच वाले जो रह गए, कौन से रह गए, 2 के बाद कुछ नहीं है, यहाँ पर 13, मतलब 3 से लगा कर के 12 तक, इसमें कितने वर्ग आ गए आपके, 10 वर्ग आ गए। कितने वर्ग आ गए, 10 वर्ग आ गए, 6 वर्ग और 10 वर्ग, ठीक है। और लास्ट में आपका जो एफ ब्लॉक है, लास्ट में आपका एक एफ जो एफ ब्लॉक है। अब आप सोचेंगे सर आपने बताया है कि इसमें 18 वर्ग होते हैं, 1 से 2, 3, 2 से बाद 3, 3 से लेकर 12 तक, 12 से बाद 13 से लेकर 18 तक, 18 पूरे हो गए। अब एफ ब्लॉक के अंदर वर्ग बचा ही क्या है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एफ ब्लॉक के अंदर, एफ ब्लॉक है ना, वो अलग से कोई ब्लॉक नहीं लिया गया है, वो इसके अंदर से ही कुछ तत्व जिसके रासायनिक गुण इस अपने वर्ग से मैच नहीं खाते तो उनको अलग रखा गया है, ठीक ना। तो इसको डी ब्लॉक को कहते हैं अपन संक्रमण तत्व, क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व।
और ये जो ए ब्लॉक है वो इन संक्रमण तत्वों के अंदर से ही निकाला गया है, इसलिए इनको कहेंगे हम अंत संक्रमण तत्व। अंत संक्रमण तत्व समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब बात की जाए कि इस जितने भी ब्लॉक है इसमें आपके क्या रखा गए, तत्व रखे गए। तो तत्व देखो बेटा कितने प्रकार के हो गए। तत्व एक तो है आपका धातु, एक है आपका उपधातु, एक आपका अधातु। ये तीनों के तीनों जो आपके आवर्त सारणी के अंदर बिल्कुल मेंशन किए गए। धातु तो क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। धनी का मतलब क्या था, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता होती है। देखो धनी, धनी का मतलब धनवान, धनवान मतलब क्या था, अमीर। अमीर लोग हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को मतलब पैसों को क्या करते हैं, दान करते हैं। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता रखते हैं वे क्या कहलाते हैं, धातु मतलब मैटर कहलाते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की एबिलिटी होती है। और वे तत्व ये है इलेक्ट्रॉन ऋणी तत्व। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो गेन टू इलेक्ट्रॉन द एबिलिटी ऑन दिस इलेक्ट्रॉन एटम इज ऑफ गेन द इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड नॉन मेटल मतलब अधातु। वे तत्व जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। ओके। और कुछ तत्व क्या होते हैं जिसके अंदर दोनों गुण होते हैं, वो कुछ हद तक धातु भी होते हैं और कुछ हद तक अधातु भी होते हैं। मतलब उसके अंदर दोनों तरह की प्रॉपर्टी होती है, उसको अपन कहते हैं उपधातु, मेटलॉइड्स, ठीक ना। तो देखो मेटलॉइड्स के अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं वो हमको देखना है। तो इसके अंदर आपका देखो बोरोन है, सिलिकॉन है। आपको इसको अगर देखना होगा देखो तो आवर्त सारणी जो है, आवर्त सारणी के अंदर जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक जो यहाँ पर होगा इस साइड में 13 से 18 तक, वहाँ पर आपको बीच में एक जिगजैग लाइन दिख जाएगी आपको। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आवर्त सारणी बनाएंगे भी, आवर्त सारणी के जो तत्व है वो भी याद भी करेंगे, आपको नाम भी सिखाऊंगा। उस समय आपको बताऊंगा उपधातु कौन कौन से, ठीक है ना। अभी आप देखो इसके लिए कौन कौन से, एक आपका बोरोन है, एक आपका सिलिकॉन है, एक आपका जर्मेनियम है, एक आपका आर्सेनिक हो गया, दूसरा आपका है एंटीमनी हो गया, फिर टेलुरिन हो गया, फिर हो गया पोलियम। ये आपके सारे के सारे तत्व कौन से उपधातु है। कितने देखो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल आपके 7 उपधातु है। टोटल आपके कितने 7 उपधातु है। तो आपको मैंने अभी बताया कि आवर्त सारणी के जो यहाँ पर जो जिगजैग लाइन होगी, एक जिगजैग लाइन के जो इस तरफ होंगे वो सारे के सारे कौन होंगे, धातु। और जिगजैग लाइन की जो इस तरफ है पी ब्लॉक के अंदर वो सारे के सारे कौन होंगे, अधातु। और बीच में जो जिगजैग है ये वाली 7 वो कौन होंगे, आपके उपधातु होंगे, ठीक ना। अब आपका प्रश्न यहाँ आता है तो सर हम आवर्त सारणी याद क्यों करें, आवर्त सारणी हम याद क्यों करें। तो देखो आवर्त सारणी याद करने से जो कौन कौन से आपको प्रॉफिट होंगे, कौन कौन से आपको लाभ होंगे, वो आपको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि आवर्त सारणी याद करने से आपके अंदर किस प्रकार से कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट आएगा, वो आपको देखना है। मैं फोकर के थोड़ी ना आपको आवर्त सारणी या इतनी बड़ी आवर्त सारणी इसके लिए इतनी मात्रा कपची करनी पड़ेगी, लेकिन आपको टेंशन नहीं है। आवर्त सारणी बिल्कुल मैंने बोला है अपन जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल 0 से पढ़ रहे हैं। जिस बच्चे ने अगर वीडियो अभी से देखना शुरू किया है तो उसको समझ में तभी आएगा जब वो इसके पीछे वाला वीडियो देखेगा। अगर आपको केमिस्ट्री सीखनी है बिल्कुल 0 लेवल से तो इसके वीडियो आप स्टार्ट से पार्ट 1 से देखना आपको शुरू करना पड़ेगा। अगर आप बीच में आए हो तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है।